डिस्कशन श्री नीरज डांगी। बहुत बहुत 12 मिनट। बहुत आभार आदरणीय सभापति महोदय, मुझे इस विषय पर आपने बोलने का अवसर दिया। वायुयान वस्तुओं में हित संरक्षण विधेयक 2025 फरवरी 10, 2025 को राज्यसभा में पेश किया गया। विधेयक का उद्देश्य दो अंतर्राष्ट्रीय समझौते, मोबाइल उपकरणों में अंतर्राष्ट्रीय हितों पर कन्वेंशन 2001 और विमान उपकरणों से संबंधित मामलों पर मोबाइल उपकरणों में अंतर्राष्ट्रीय हितों पर कन्वेंशन के प्रोटोकॉल को कानूनी बल प्रदान करना। केप टाउन कन्वेंशन और उसका एयरक्राफ्ट प्रोटोकॉल 16 नवंबर 2001 को केप टाउन दक्षिण अफ्रीका में अपनाया गया था और 1 जुलाई 2008 को भारत द्वारा हस्ताक्षरित कन्वेंशन और प्रोटोकॉल का उद्देश्य एयरफ्रेम, विमान इंजन और हेलीकॉप्टर सहित विमान वस्तुओं में हितों की मान्यता, सुरक्षा और परिवर्तन के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय कानून ढांचा स्थापित करना था। हालांकि यह विधेयक अब राज्यसभा में पेश हो चुका है और इस तरह के कानून बनाने का यह पहला प्रयास नहीं। इससे पहले भी 2018 में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने केप टाउन कन्वेंशन बिल 2018 के मसौदे के साथ कन्वेंशन के अनुसमर्थन का प्रस्ताव रखा था। इसके पश्चात 2022 में वायुयान वस्तुओं में हितों के संरक्षण और परिवर्तन विधेयक 2022 के मसौदे को पेश करने का एक और प्रयास 2022 में किया था। मैं कहना चाहूंगा कि अनगिनत चिंता के विषय हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण मैं कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से केंद्र द्वारा हवाई अड्डों का निजीकरण किया जा रहा है, उसमें 6 हवाई अड्डे जो हैं वो एक ही कंपनी को 2 से अधिक हवाई अड्डों का ठेका न दिए जाने की वित्त मंत्रालय की सिफारिश के बावजूद भी पीपीपी के लिए, सार्वजनिक निजी भागीदारी के लिए सरकारी पैनल द्वारा दरकिनार किए गए और कुछ प्रमुख सुझावों में से एक थी जिसके परिणाम स्वरूप अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड सभी हवाई अड्डों के लिए विजेता बोलीदाता के रूप में उभरा और मापदंडों में बदलाव ने एयरपोर्ट क्षेत्र में एक नए प्रवेशकर्ता को जो है एंट्री दी, अडानी समूह को, जिसमें 6 एयरपोर्ट अहमदाबाद, गुवाहाटी, लखनऊ, जयपुर, मैंगलोर, तिरुवनंतपुरम के हवाई अड्डों को विकसित करने के लिए इन्हें बोलीदाता के रूप में बोलियों में सक्षम बनाने का प्रयास किया। और यह हुआ यूं कि हवाई अड्डों के निजीकरण में वित्त मंत्रालय और नीति आयोग की जो सिफारिशें थी उनको दरकिनार करते हुए यह फैसला किया गया, जिसमें संख्या जो 2 से ज्यादा न देने की संख्या थी उस पर अंकुश लगाया गया और जो अनुभव के मापदंड थे, जब एक तरफ हम कह रहे हैं कि पहली बार इस क्षेत्र के अंदर जो है प्रवेशकर्ता के रूप में ये कंपनी आई है, तो अनुभव के मापदंडों को भी दरकिनार किया गया, जिससे अडानी समूह को लाभ मिला। एयरपोर्ट के इस पीपीपी निजीकरण की वजह से जो एयरपोर्ट एडवाइजरी कमेटी जो है एएसी, जिसमें स्थानीय सांसद को अधिकार था चेयरमैन बनने का या पास के सांसद को को चेयरमैन बनने का अधिकार था, वो अधिकार सांसद का इस वजह से उस पर्टिकुलर एयरपोर्ट पर खत्म हो गया जहां पीपीपी मॉडल को पेश किया गया। इस वजह से इन 6 एयरपोर्ट्स पे एएसी का लाभ वहां के स्थानीय सांसद को नहीं मिल रहा है। सरकार ने एक नया तरीका ढूंढा है कि पहले तो एयरपोर्ट्स पे ऑपरेशनल लॉसेस दिखाए जाएं और उसके बाद जो है उन लॉसेस की वजह से अपने पूंजीपति मित्रों को कम दाम के अंदर जो है ये एयरपोर्ट्स बेच दिए जाएं। ये एक करप्शन का नया तरीका। एक सेकंड, माननीय सदस्य जी सर, मैं हाउस में कई बार कह चुका हूं कि जो भी यहां बोला जाए उसको प्रमाणित करने की आवश्यकता पड़ सकती है। करेंगे सर, बिल्कुल सर मैंने तो एक सेकंड सुनिए। When one member is speaking, the other member, without permission, if he speaks, it will not only go on record, it is taken to be not in accordance with rules. बोलते जाओ। आपने मित्र शब्दों का उपयोग किया है सर, समझ में नहीं आता है। मतलब why should we as members of parliament use expressions which are unnecessary and aspersions? आपने क्या कहा है? आपने अपने वक्तव्य में एक बहुत गंभीर आरोप लगाने का प्रयास किया है।
सर मैं तो तथ्यों के पर कुछ बोल ही नहीं रहा हूं सर। ऐसी बातें, ऐसी भाषा का उपयोग थोड़ी किया जाता है, आप खुद देखेंगे। दिस इज नॉट अप्रूव्ड। गो अहेड। जी सर, वैसे मैंने सर तथ्यों को रखने की कोशिश करी है। क्यों कर रही है? फैक्ट्स आर सेक्रेड। जी सर। फैक्ट्स स्पीक वॉल्यूम्स एंड वी मस्ट बिलीव इन फैक्ट्स। राइट सर। एंड फैक्ट्स आर sanctimonious. We cannot deviate from facts. But in the garb of using our privileged position, if we target someone, जी सर, which can be done, should be on proper premise. राइट सर। कल मैं कहूं कि एक्स के मित्रों का फायदा करने के लिए हो रहा है, सर वो सर जी सर, दैट पार्टी डिलीटेड। गो अहेड सर। जिस तरह से हम लोग बात करते हैं सेकंड प्रायोरिटी टाउन्स की, या हम लोग बात करते हैं बिजनेस हब टाउन्स की या एजुकेशनल हब टाउन्स की, ऐसे में जहां पर एयरपोर्ट्स ऑपरेशनल नहीं है उनको ऑपरेशनल किया जाना चाहिए। और अगर किसी तरह के एयरपोर्ट्स अगर यहां नहीं है तो एयरपोर्ट्स बनाने के बाद इनको हमें जो है सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए ताकि बिजनेस और एजुकेशन को बढ़ावा मिल सके। हिंदुस्तान बहुत तेजी से मेडिकल टूरिज्म सेंटर बन रहा है, तो हमें इस ओर भी ध्यान देना चाहिए कि एयर एम्बुलेंस सर्विसेज को एक्सपेंड करने की आवश्यकता है ताकि इसमें नए आयाम स्थापित किए जा सकें। सर अब तथ्यों की हम बात करें तो सर गुजरात के अंदर अभी एक उद्योगपति की शादी के अंदर एयरपोर्ट को पूरा रिनोवेट कर दिया गया, कई तरह के जो है उन्हें सुविधाएं भी प्रदान की गई फ्लाइट्स में। अब सब सारी चीजें अगर मौजूद हैं सोशल मीडिया पे, नेट पे, तो उसके अंदर ऑथेंटिकेशन भी सामने ही है। सरकार उसको या तो विड्रॉ करे या फिर ऐसी चीजों को हटाए ताकि लोग भी देख रहे हैं उन चीजों को। तो क्लियर कट जो है एक सहयोग तो मिल ही रहा है किसी न किसी समूह को। सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है जो मोनोपोलाइजेशन हो रहा है, एकाधिपत्य जो हो रहा है एयरपोर्ट्स और एयरक्राफ्ट्स का, इसकी वजह से क्वालिटी जो है वो खत्म हो रही है और एयरफेयर्स बढ़ रहे हैं। जहां हम एक और उड़ान की बात करते हैं, उड़ान योजना से आम गरीब को जो है कम दाम में हवाई सफर का मौका मिलेगा। जहां जहां उड़ान योजनाएं लागू की गई हैं वहां वहां जो है नकारात्मक रिजल्ट्स सामने आए हैं और सही जो लाभ मिलना चाहिए था। एयरफेयर्स इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं कि आम जनता की रीच के वो बाहर जा चुके हैं। ऐसे में जरूरत है कि हम लोग कोशिश करें कि एयरफेयर्स को कैसे कम किया जाए और किस प्रकार से वास्तविकता जो एक सोच सरकार की है आम व्यक्ति को हवाई यात्रा कराने की सोच, वो सोच पूरी होनी चाहिए। अभी ये भी सुनने में आ रहा कि 26 नए कुछ ऐसे एयरपोर्ट्स हैं, 26 एयरपोर्ट जिनको उनको भी जो है प्राइवेटाइज किया जाएगा। तो कैसे प्राइवेटाइजेशन के चलते एयरफेयर्स को कम किया जाएगा, इस पर भी पूर्ण चर्चा होनी चाहिए। जहां हम लोग जब बात करते हैं, एक 150 करोड़ जनता का देश है, यहां पर तो बहुत ही रोबस्ट एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए जिससे हम लोग आम आदमी को सही मायने के अंदर एयर पॉलिसी का लाभ पहुंचा सके। यहां 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात तो करते हैं लेकिन लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। सिर्फ बात करने से नहीं होगा, कानूनी अमली जामा पहनाने के साथ साथ वास्तविकता जो है वो धरातल पर लाने की आवश्यकता है। ग्लोबल वार्मिंग की भी बात करूंगा मैं। विमान से होने वाले उत्सर्जन जलवायु परिवर्तन में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं और हवाई जहाज जीवाश्म ईंधन जलाते हैं जिससे न केवल CO2 उत्सर्जन होता है बल्कि नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वाष्प निशान और जिस ऊंचाई पर विमान संचालित होते हैं उससे उत्पन्न बादल निर्माण के कारण भी जो है मजबूत वार्मिंग गैर CO2 का प्रभाव होता है। ये हम लोग अगर बात करें तो आजकल एयरपोर्ट्स और एयरक्राफ्ट्स को लेकर के लगातार हादसों का सिलसिला जारी है। हम ताजा उदाहरण की बात करेंगे, ये 2 जून 2024 में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट T1 की छत गिर गई थी और एक कैब ड्राइवर की वहीं पर दबने से मौत हो गई थी और 8 लोग घायल हुए थे। ये जो है बड़ा हैरत का प्रश्न है। इस छत गिरने से एक अजीब सा माहौल देश में ही नहीं पूरे विश्व में बना। सिर्फ जो है राजनीतिक लाभ उठाने के लिए चुनावों की दृष्टि से एयरपोर्ट्स जो बने ही नहीं है पूर्ण तरीके से, जिनका निर्माण अधूरा है, उनका उद्घाटन कर देना
वो मैं समझता हूं कि चुनावी दृष्टि से ये कर देना ये उचित नहीं है, ये बहुत ही गलत है। गुजरात में राजकोट का जो एयरपोर्ट बना था वो 2654 करोड़ का एयरपोर्ट बना, प्रधानमंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया और 1 साल बाद ही उसकी छत गिर गई थी। 2600 करोड़ खर्च करने के बाद 1 ही साल में छत गिर जाना, यह किस बात को दर्शाता है, यह सोचना का प्रश्न है। इसी तरीके से जबलपुर में भी 450 करोड़ की लागत से एयरपोर्ट बना और उसको वर्चुअल प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन उसका किया, उसकी छत भी जो है वो महज 3 महीने के अंदर गिर गई। गुणवत्ता क्या थी एयरपोर्ट्स के निर्माण की, इस बात का परिचायक है। एयरपोर्ट्स के हादसे ये चिंताजनक है। मैं समझता हूं कि लगातार आप बेंगलोर एयरपोर्ट जो है, केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उस पर भी पानी का रिसाव हो गया था और जो बैगेज क्लेम सेक्शन था वो काफी हद तक प्रभावित हुआ, बंद करना पड़ा। वो पानी का रिसाव और भराव उस जगह पे हुआ, ओवर फ्लडेड एयरपोर्ट रहा। इसी तरीके से गुवाहाटी में 31 मार्च को जो है गुवाहाटी का जो एयरपोर्ट है वहां पर भी इसी तरह की परिस्थितियां बनी, छत ढहने से। हालांकि अच्छी बात यह रही कि वहां किसी तरह का कोई जनहानि का मामला सामने नहीं आया, लेकिन वहां भी छत गिरी निर्माण के तुरंत पश्चात ही। इसी तरीके से हम लोग बात करते हैं अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट की। इंटरनेशनल एयरपोर्ट 22 जुलाई 2023 में बनकर के तैयार हुआ। उद्घाटन करने के कुछ दिनों बाद ही तेज हवाओं के चलते उसकी भी छत का एक हिस्सा गिर गया था। लगातार मैं ये जो है आंकड़े दे रहा हूं। इसी तरीके से 2022 अक्टूबर 2022 में टर्मिनल 1 का भी निर्माण स्थल जो है वहीं से मचान से जो काम करने वाले श्रमिक है वो गिर गए थे। गिरने से 2 श्रमिकों की वहीं मौत हो गई थी और अन्य कुछ 6 लोग घायल हुए थे। इसी प्रकार से भुवनेश्वर में उड़ीसा में बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में जो 2020 जनवरी में तैयार हुआ, 1 व्यक्ति की वहां भी मौत हुई और दुर्घटना में 2 अन्य कर्मचारी घायल हुए। चेन्नई में भी इसी प्रकार का हादसा हुआ। मार्च 2018 में डोमेस्टिक एयरपोर्ट के टर्मिनल के चेक इन क्षेत्र में जिप्सम की जो फॉल्स सीलिंग होती है वो फॉल्स सीलिंग गिर गई थी। इससे पहले 2016 में भी इसी तरीके से एयरपोर्ट की जो कांच की छत होती है वो नीचे गिरने से वहां 13 लोग घायल हुए थे। मैं समझता हूं कि हादसों पर विराम लगना चाहिए, विराम लगने का जो है नाम ही नहीं लिया जा रहा है। मैं समझता हूं कि ऐसी परिस्थितियों में जरूरत है कि सिर्फ विधेयक को आनन फानन में पेश कर देना और पास कर देना ही नहीं होना चाहिए, इस तरह से इतिश्री नहीं होनी चाहिए। हम बात करें फिर से जो 2008 केप टाउन कन्वेंशन पे हस्ताक्षर जो हुए थे, लेकिन 2008 के हस्ताक्षर के पश्चात 17 साल तक लगातार 3 सरकारों ने 17 साल की देरी उसमें की और इस विधायी निष्क्रियता ने भारत को उच्च जोखिम वाले क्षेत्राधिकार में लाकर के खड़ा कर दिया कि यहां बहुत ज्यादा जोखिम बनी हुई है। इस वजह से भारतीय वाहकों के लिए पट्टों की लागत में अनुमानित 10 से 15% की वृद्धि हुई। इसी प्रकार से जो 2023 में आईबीसी के तहत एनसीएलटी की रोक, जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड है, उसके तहत एनसीएलटी की रोक ने 50 से अधिक वैश्विक पट्टेधारकों को गो फर्स्ट को पट्टे पर दिए गए विमानों को वापस लेने से रोक दिया। देरी और कानूनी अस्पष्टता ने अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के विश्वास को कहीं ना कहीं कमजोर किया, हिला के रखा। भारत की छवि को कमजोर और परिसंपत्ति वसूली तंत्र वाले क्षेत्राधिकार के रूप में लाया गया। मैं समझता हूं कि इन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। यह विधेयक भारत के आईबीसी पर केप टाउन कन्वेंशन को प्राथमिकता देता है, लेकिन कानूनी अनिश्चितता भी पैदा करता है, उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। यह लेनदारों और दिवालियापन पेशेवरों, सर आईएनसी को 14 मिनट्स अलोकेटेड है, 2 मिनट और बोलने का अवसर दें सर। डन। तो मैं समझता हूं कि इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर कार्य होगा तो निश्चित रूप से परिणाम जो है देश के हित में होंगे। इसी प्रकार से जो पिछले सुधार है, जैसे विमान नियमों के नियम 30(7) और नियम 32(a) ने कन्वेंशन और आंशिक अनुपालन की पेशकश की, लेकिन व्यापक कानून के बिना इन खंडित परिवर्तनों ने असंगत प्रवर्तन पैदा किया और अदालतों को संपत्ति वसूली में हस्तक्षेप करने के लिए भी मजबूर किया। मैं
ऐसे इसमें कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से ये विधेयक है, कुछ सुधार के सुझाव देना चाहूंगा। स्पष्ट रूप से परिभाषित करें कि कानूनी विवादों को रोकने के लिए कन्वेंशन भारत के घरेलू विमानन, वित्तीय और दिवालियापन विनियमों के साथ कैसे एकीकृत होगा। दुरुपयोग को रोकने के लिए केंद्र सरकार और डीजीसीए की विवेकाधीन शक्तियों के लिए पारदर्शी प्रक्रियाएं और सुरक्षा उपाय स्थापित किए जाएं। लेनदारों के उपचार के लिए विशिष्ट दिशा निर्देश पेश करें, यह सुनिश्चित करते हुए कि अंतर्राष्ट्रीय दायित्व घरेलू उपभोक्ता और देनदार सुरक्षा को प्रभावित नहीं करते हैं। इसके अतिरिक्त परिभाषित करें कि यह सम्मेलन भारत के घरेलू कानूनी ढांचे के साथ किस तरह से बातचीत करेगा, खास तौर पर विमानन, विनियमन और वित्तीय विवादों के संबंध में कैसे ये एक राय स्थापित करेगा। सुनिश्चित करें कि प्रावधान अधिकार क्षेत्र संबंधी विवादों से बचने के लिए घरेलू कानूनों के अनुरूप हों। जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार और डीजीसी की विवेकाधीन शक्तियों के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश और प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय स्थापित करने की भी आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि इसका लाभ तभी मिल पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू। Honorable members, I need to inform that if a former Prime Minister who is a member of this House would like to make reflection in any debate, it has been thought fit after consultation with leaders that there will be time allocation of 10 minutes. If the former Prime Minister does not belong to a party that has time at its disposal, this has been done consistent with the dignity of the office so held and the potential to make contributions for larger public welfare. Shri Praful Patel. Sir, you should also One second. you should also make a guideline that former ministers should not speak on the bill concerning their former minister.